हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या शाकाहारी है और प्रोटीन के लिए उन्हें दालों पर मुख्य रूप से निर्भर रहना पड़ता है। दालें प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत हैं। दालों में आमतौर पर 22 से 24% तक प्रोटीन होती है। साथ ही दालों के अनेक फ़ायदे हैं। अगर किसान भाई दालों को अपने खेतों में उगाते हैं तो मृदा की उर्वरता बढ़ती है, क्योंकि ये मृदा के अंदर नाइट्रोजन छोड़ते हैं। लगभग 60 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन मृदा के अंदर जुड़ जाती है इन फसलों को उगाने से। और अगर हम आजकल आंकड़े देखें पिछले 3-4 सालों के दालों के, तो उनमें हम पाएंगे कि हम जो उत्पादन है और जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान सा ही रहा है। उत्पादन हमारा 18 से 19 मिलियन टन प्रति वर्ष के हिसाब से हम कर पा रहे हैं और साथ ही 23 से 24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खेती की जा रही है। हाँ, उत्पादकता में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है और इस समय पर दालों की उत्पादकता 785 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम ले रहे हैं। दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी हमारे देश में इस समय बढ़ रही है। जैसे 2001 में हम देखें तो ये 30 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, जो वर्ष 2014 में बढ़कर 47 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है। लेकिन फिर भी हमें दालों का आयात अभी भी करना पड़ रहा है। ज़रूरत यह है कि दालों को हमें ऐसे राज्यों में, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे सीज़न में उगाना चाहिए जिससे कि हमारे दालों का कुल उत्पादन बढ़े और साथ ही उनकी उत्पादकता बढ़ाने पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ये ऐसे परंपरागत राज्य हैं जहां पर दालों का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। हमारे देश की 60%, लगभग 60% दाल का उत्पादन इन 4 राज्यों में होता है। अब ज़रूरत यह है कि जो बाकी हमारे राज्य हैं वहाँ पर भी हम दालों का जो क्षेत्रफल है और जो उत्पादन है उसको बढ़ाने पे जोर दें। इस तरफ जैसे भारत सरकार ने जो हमारा सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो दूसरी हरित क्रांति है, उसकी शुरुआत कर दी है और उसमें जो हमारे देश के पूर्वी राज्य हैं उनमें विभिन्न फसलों का, खास करके खाद्यान्न फसलों का, चावल का, धान का और दालों का विशेष रूप से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और इस तरफ सफलता भी हमको मिल रही है। दालों की जहाँ तक उत्पादकता की बात है, ये अभी भी काफ़ी कम है, चाहे वो पूर्वी राज्य हों चाहे अन्य राज्य हों। इसको हमें देखना होगा कि इसके क्या कारण। सबसे पहला कारण ये है कि जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और जो किस्में हैं उनका अभी फैलाव, उनका विस्तार करने की आवश्यकता है। दूसरे जो उचित पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन और ख़ास करके कीड़े मकोड़े और बीमारी, इनसे भी दालों की फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। इनका सही प्रबंधन करने की आवश्यकता है। साथ ही हमको क्षेत्रफल बढ़ाना है। जैसे कि धान गेहूँ फसल चक्र है, ये पश्चिमी बंगाल में काफ़ी प्रचलित है, बिहार में प्रचलित है, छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में होता है। तो वहाँ पर हम धान गेहूँ फसल चक्र में कम से कम एक दाल की फसल डाल सकते हैं। गेहूँ की कटाई के बाद मूंग की फसल हम उगा सकते हैं। इसी प्रकार धान की कटाई के बाद हम चना, मटर और मसूर, जो रबी सीज़न की, रबी मौसम की हमारी फसलें हैं, उनको हम शामिल कर सकते हैं। ख़ास करके जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र राइस फैलो के अंतर्गत आता है। राइस फैलो का मतलब धान काटने के बाद रबी में वो खेत खाली पड़े रहते हैं। ख़ास करके पूर्वी भारत में जैसे बिहार है, उड़ीसा है और पश्चिमी बंगाल है या पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ज़मीन का काफ़ी बड़ा टुकड़ा खाली रह जाता है। तो ये जो राइस फैलोज़ हैं, खाली खेत हैं, इनमें हमें दाल की फसलें जैसे चना, मटर, मसूर, खेसारी वगैरह लगा लेनी चाहिए। और ऐसा भी किसान करते हैं कई बार, जैसे यूटेरा कल्टीवेशन कहते हैं, उसमें जो धान की हमारी खड़ी फसल है, जो हमने खरीफ में लगाया था धान, उस फसल में काटने के 15-20 दिन पहले ही जो खेसारी का बीज या मसूर का बीज या कई बार मटर या चने का बीज भी किसान भाई बखेर देते हैं और धान की फसल कटने से पहले उसमें उनका अंकुरण हो जाता है और इसमें किसानों को जुताई भी नहीं करनी पड़ती और काफ़ी खर्चा बढ़ता है और दालों का उत्पादन भी अच्छे से मिल जाता है। तो ज़रूरत है जो हमारे खाली खेत हैं उनमें हमें ये जो
दाल की फसलें हैं रबी में ये लगानी है और साथ ही फसल चक्रों में उनका समावेश करना है। और कई बार हम मिश्रित खेती भी कर सकते हैं, अंतर फसली खेती भी कर सकते हैं, जिसमें हम दालों का समावेश कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रबी की चना, मटर, मसूर ये प्रमुख दालों की किस्में हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि इनकी सही किस्मों का चुनाव करें। खास करके जो पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, जैसे पूर्वी राज्यों के लिए उपयुक्त किस्में इस प्रकार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के लिए चने की, जैसे देसी चना हम लगाना चाहते हैं तो पूसा 256, पूसा 372, गुजरात चना 4 और उदय प्रमुख किस्में हैं। साथ ही काबुली चने की किस्में हैं पूसा 1003, HK 2 और KWR 108। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के लिए मटर की उपयुक्त किस्में हैं मालवीय मटर 2, मालवीय मटर 15, DDR 23, VL 42, TRCP 8 और दांतीवाड़ा फील्ड P 1। इसी प्रकार मसूर की किस्में हैं WBL 77, पंत मसूर 406, पंत मसूर 639, पंत मसूर 24, पूसा वैभव और बहुत अच्छी किस्म है मसूर की KLS 218 और HUL 57। तो किसान भाइयों को ये किस्में चुननी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर जो दालों का क्षेत्र है वो असिंचित है। एक अनुमान के अनुसार लगभग सिर्फ 16% दालों का क्षेत्रफल सिंचित है, बाकी 84% दालें हमारी असिंचित हैं। तो अनुसंधानों से ये पता लगा है कि अगर इन फसलों में भी सिंचाई की जाए, कम से कम जीवन रक्षक सिंचाई की जाए या पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई की जाए, तो उसका काफ़ी लाभ मिलता है। जैसे चने की फसल में अगर सिंचाई उपलब्ध है और चने को हमने थोड़ी हल्की मिट्टी में उगाया है, तो उसमें 2 हल्की हल्की सिंचाई हम कर सकते हैं। पहली सिंचाई जब उसमें शाखाएँ बन रही होती हैं और दूसरी सिंचाई जब उसमें फलियों का या फल का विकास होता है, उस समय कर सकते हैं। इसी प्रकार मटर की फसल में भी हम एक सिंचाई कम से कम फूल आने के समय पे कर दें तो उसमें हमें पैदावार में बढ़ोतरी होती है। या फिर मसूर की बात करें तो मसूर की फसल में भी फूल आने के पहले अगर हम एक सिंचाई कर देते हैं तो इससे हमें लाभ मिलता है। साथ ही आपको विशेष ध्यान रखना है, खरपतवार नियंत्रण वगैरह भी आपको करते रहना है। इसके लिए स्टॉम्प या पेंडिमिथालिन नाम की दवाई आती है, इसकी 1 लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर दें और ये छिड़काव प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें आप, और बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये छिड़काव कर दें। साथ ही किसान भाइयों, आपको अपनी फसल की सुरक्षा भी करनी है शुरू से आखिर तक। जैसे मटर की फसल में शुरू में ही कीड़ा आना शुरू हो जाता है और अन्य फसलें हैं उनमें भी कीड़े आ सकते हैं। आप अपनी फसलों की निगरानी करते रहें और कीट मकोड़े, बीमारी आदि का आप समय अनुसार नियंत्रण करते रहें। दाल वाली फसलों में भी सही से हमें पोषक तत्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये नाइट्रोजन हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करती हैं, फिर भी इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जो हम पोषक तत्वों का प्रयोग करें वो सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से करें। जिन किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड है या मृदा स्वास्थ्य कार्ड है मिल चुका है, उसके हिसाब से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। अन्यथा आप अपनी मिट्टी की जाँच कराएँ। मिट्टी की जाँच कराने के बाद ही खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर किसी कारणवश आपकी मिट्टी की जांच नहीं हो पाती है तो इन फसलों के लिए आमतौर पर 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं पर आजकल सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी आ रही है, जैसे जस्ते की कमी आ रही है, बोरॉन की कमी आ रही है या कहीं कहीं पर गंधक की भी कमी आ रही है। तो इन तत्वों का भी आप उचित मात्रा में सही जानकारी लेकर प्रयोग करें। साथ ही जो दलहनी फसल हैं इनमें राइजोबियम का टीका आता है, उससे बीज उपचार करना ज़रूरी होता है। 10 किलोग्राम बीज के लिए राइजोबियम का 1 पैकेट टीका जिसका वज़न 200 ग्राम होता है पर्याप्त होता है और इस टीके से आप अपने बीज का उपचार करें और उपचार करने के बाद ही फसल को बोएं। खाद एवं उर्वरकों के अलावा सही समय पर बुआई और सही बीज दर और सही अंतरण जो स्पेसिंग होती है पौधों की वो भी ज़रूरी होता है। जैसे बीज की मात्रा की बात करें तो चने की फसल में आमतौर पर 75 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है।
इसी प्रकार मटर में जो हमारी फील्ड पी है, खेत वाली मटर है, उसकी बीज दर है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इसी प्रकार जो मसूर है, मसूर की बीज दर 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। जहाँ तक बुआई की दूरी की बात है तो इन फसलों को आमतौर पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है। बुआई के लिए आप देसी हल का प्रयोग कर सकते हैं या सीड ड्रिल भी उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बुआई है इन फसलों की वो पंक्तियों में करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो आपको पंक्तियों में बिजाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो बाद में आप ऑपरेशन करेंगे, अपने खेत में क्रियाएं करेंगे, सस्य क्रियाएं करेंगे, उनमें सुविधा रहेगी। खास करके जैसे आप खरपतवार नियंत्रण वगैरह करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनकी फसल सुरक्षा ठीक से करेंगे, सही समय पर बुआई करेंगे और सही विधि से बुआई करेंगे तो अंत में आपको एक अच्छी दाल की फसल मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, हमको इसके आगे भी देखना है कि हमारी फसल की काटने की सही दशा क्या होगी। जब आपकी फसल 80-90% तक फलियाँ पक जाती हैं तो उस समय पर हम मान लेते हैं कि फसलें कटाई के योग हो गई हैं। फिर सही समय पर हमको कटाई करनी है। और दूसरे, इनका भंडारण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाल वाली फसलों में भंडारण के दौरान काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी कीड़ों द्वारा भंडारण में हानियाँ होती हैं। तो हमें ज़रूरी है कि इनका भंडारण वैज्ञानिक विधियों द्वारा करें। सबसे पहले जो आपका भंडार गृह है उसकी आप अच्छे से सफाई कर लें, उसमें कीड़े मकोड़े ना हो, उसकी धुलाई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्यूमिगेशन भी ज़रूरी होता है। फ्यूमिगेशन करके आप उसमें कीड़े मकोड़े बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी दाल की उपज आपको प्राप्त हुई है उसको बोरों में भरकर और अपने जो भंडार गृह हैं उनमें रखें, या फिर अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो अपनी जो मंडियां हैं बिक्री हेतु, सरकार, विभिन्न प्रदेश सरकारों की मंडियां, उनमें आप ले जाकर इस दाल को आप बेच सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। भारत सरकार भी जो दालों का उत्पादन है उसको बढ़ाने में विशेष योगदान दे रही है। और ख़ास करके जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसके तहत सरकार विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रोग्राम चला रही है, जिससे कि हमारे धान या गेहूं या दालों के उत्पादन को बल मिले, उनका उत्पादन बढ़े। और ख़ास करके इस समय जैसे ध्यान पूर्वी भारत पर है, जैसे पश्चिमी बंगाल है, असम है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में सरकार की जो NFSM है इसके तहत काफ़ी योजनाएं चल रही हैं जो किसानों को मदद कर रहे हैं। जैसे कि कुछ किसानों को इसमें जो फार्म के हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं, जो यंत्र वगैरह हैं, उनको ख़रीदने में छूट मिलती है। जैसे पावर स्प्रेयर है या छिड़काव करने वाली मशीनें हैं या पंप है, पंप सेट है, जैसे पानी लगाने के लिए पंप सेट किसान भाई खरीदते हैं, उसमें छूट देती है। साथ ही खाद और